अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं मध्य प्रदेश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक ऐसे लीडर जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता से अपना करियर शुरू किया और मध्य प्रदेश की राजनीति में शिखर तक पहुंचे। आजकल इनके रील्स बहुत पॉपुलर हैं, इनके बयान बहुत चर्चा में रहते हैं। प्लीज वेलकम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। और आपकी अदालत में आज हमारे जज विशेष हैं। मध्य प्रदेश से इनका भी बहुत नाता रहा है। माखला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, आजकल इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर हैं। प्लीज वेलकम केजी सुरेश। अदालत की कार्रवाई शुरू किया जाए। और इससे पहले कि इल्जाम लगे, सवाल पूछे जाएं, एक नजर डालेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पॉलिटिकल करियर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पिछले 42 साल से राजनीति में हैं। छात्र नेता के तौर पर एबीवीपी से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले मोहन यादव ने बीजेपी में संभाग प्रभारी से लेकर जिला महामंत्री के रूप में काम किया। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन से एमएलए बने। इसके बाद मोहन यादव ने लगातार 3 चुनाव जीते। 2020 में मोहन यादव मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बने। मोहन यादव छात्र जीवन से लेकर अब तक 13 चुनाव लड़ चुके हैं और इन्होंने हर बार जीत हासिल की। हमेशा जनता के बीच रहने वाले मोहन यादव जब उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने तो इन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन का रूप निखार दिया। मोहन यादव मध्य प्रदेश कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। 2023 में जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 राज्यों में 72 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया। मोहन यादव बीएससी के अलावा लॉ ग्रेजुएट भी हैं। मोहन यादव ने एमए भी किया और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। आपकी अदालत में मोहन यादव अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम मोहन यादव पर। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव पर इल्जाम है कि ये अपनी धुन में रहते हैं। मोहन जी, आज मैं आपकी जिंदगी के बहुत सारे राज जनता को बताने वाला हूं। आपके दोस्तों ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, जिसे कहते हैं ना मध्य प्रदेश में धागे खोलने वाला हूं। तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मेरे को कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं भी तो देखता हूँ वैसे आपके लिए ये जो रिसर्च होती है वाकई अद्भुत होती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, 1982 में आपके मित्र कहते हैं कि आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। एमबीबीएस करना था, परिवार वाले चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन आप चले गए बीएससी करने, चुनाव लड़ने। क्या है, मैं आते ही जॉइंट सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ लिया फर्स्ट ईयर बीएससी में। और ये बात सही, हमारे उस समय पीएमटी होती थी, तो पीएमटी की मैंने एग्ज़ाम क्लियर की तो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब हम 10 साल से कभी साइंस कॉलेज जीते नहीं थे और यूनिवर्सिटी और कई चुनाव लड़ना थे, तो हमारे सारे मित्रों ने कहा कि अरे कहाँ एमबीबीएस करना है और आप तो बीएससी करो, अपने को चुनाव लड़ना है।
तो हमने कहा ठीक है, पार्टी के कारण चुनाव लड़ लेते हैं। तो बीएससी करने आ गया, एमबीबीएस छोड़ दिया, सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बने, आगे जितना परमात्मा ने लिखा था वो बीएससी करने के बाद बाकी पढ़ाई कर ली। लेकिन मैं उसके पीछे मेरा भाव इतना ही था कि हम अपनी जीवन की लाइन में पढ़ाई का, डिग्री का अपना एक महत्व है, लेकिन अपने को जो अच्छा लगे उस दिशा में भी चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता अपनी धुन में रहना है, जो चाहूँ करना है। जो चाहो वो तो नहीं करना, लेकिन जो करना है वो अच्छे से अच्छा कर सकते। अब देखिए 86 में मुझे पता चला कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने की ऑफर हुई। ये बात सही है कि एमपीपीएससी के माध्यम से मुझे बताया गया कि आप बीएससी एलएलबी कर लिया तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएं। तो हमने कहा डिप्टी कलेक्टर तो बन जाए, लेकिन हम अपनी सर्विस में, हमारी ज़िंदगी व्यक्तिगत तो हो सकती है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको बुरा मत मानिएगा, हमारे अपने अतीत के उदाहरण भी ऐसे बहुत सारे हैं। अभी भी मैं जब एज ए सीएम शिक्षा मंत्री कई युवाओं को बुला के पूछता हूँ आगे क्या करना, तो कोई कलेक्टर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, नेता कोई नहीं बनना चाहता। तो नेता क्यों नहीं बनना चाहिए, नेता भी अच्छे हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपने कहा। क्या ये भी सच है कि आपको एक्टर बनने का मौका भी मिला था? आप नाटकों में बहुत एक्टिंग करते थे। ये बात सही है कि हमने स्कूली जीवन से लगा करके, अब जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, बाद में शिक्षा मंत्री बना, तब तक भी ऐसे ऐतिहासिक विषयों को लेकर के हम लोग नाटक में खड़े करते हैं, जिसमें हमारे लिए आज के दौर में वो सारे अभिनय करके हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को सामने लाना चाहिए। जैसे सम्राट विक्रमादित्य एक महानाट्य बनाया हमने, जैसे जानता राजा ऐसा है, अभी दिल्ली में भी कराया था थोड़े दिन पहले। तो विक्रमादित्य के चरित्र की बहुत सारी बातें, ऐसे कई सारे, तो उसमें जब 100-200 कलाकारों के साथ काम करने के लिए बड़ा मंच खड़ा करते हैं, तो मेरे मन में आता है कि भाई जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो बड़े से बड़े आदमी को भी उनके साथ उनके जैसा बन जाना चाहिए। तो उसमें अभिनय से तो हमारी अंदर की प्रतिभा भी आती है, सबका विश्वास आता है, तो टीम भावना अच्छी रहती है। और अभिनय का तो परमात्मा की दया है, करने में क्या दिक्कत है, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, इसलिए इस अभिनय की लाइन को पकड़ा। देखिए मध्य प्रदेश से बड़े बड़े कलाकार हुए, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, सलमान खान इंदौर के हैं, तो आपको नहीं लगा कि आप भी मुंबई जाके हीरो बन जाएं? मैंने कहा कि मैं उज्जैन से रह करके अपनी जो कला की ऐसी खास करके धारा है, उस धारा में जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि ऐसे हमारे उज्जैन में रंगमंच की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए काम करना चाहिए, प्रदेश की पुनर्प्रतिष्ठा, ये हमारी प्राचीन विधा थी, और उस विधा के लिए मैंने अपना थोड़ा नाट्य में अपनी रुचि रखी है। और आपके पिताजी आपको पहलवान बनाना चाहते थे? देखिए ये बात सही है कि यादव बंधु है, तो खाने पीने में परमात्मा की दया, दूध दही घी पर्याप्त है। तो शुरू से पिताजी का आग्रह 2 मामलों में रहता था कि एक तो शरीर मजबूत रखो, ताकि बाद के समय में हमारे अपने शरीर की व्याधि से दूर रह करके शरीर की सुदृढ़ता भी होना चाहिए और आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। इस दिशा में पिताजी का आग्रह शुरू से रहा है। मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उज्जैन में जब लोग आपकी तलवारबाजी देखते थे, आपकी लाठी चलाने का तरीका देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। आश्चर्यचकित का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी धार्मिक नगरी है। तो तलवारबाजी में मुझे मज़ा आता, तो दोनों हाथ से तलवार चला लेते हैं या जो भी करना, तो उसमें ये हमारे अंगों को खोलने के तरीके भी हैं। हमारी परमात्मा की दया से इस बॉडी में वो सब कुछ है जो हमको परमात्मा ने दिया, हम उसका उपयोग करते जाएं। तो सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से भी, आत्मविश्वास की दृष्टि से भी, और हमारे यहाँ तो 64 कला 14 विद्या भगवान कृष्ण ने तो आपने कलाएं तो बहुत है। आपके मित्र बताते हैं कि शिप्रा नदी तैर के पार कर देते थे। हाँ, तो भगवान की दया से स्विमिंग का आनंद है तो उसी में आएगा ना, जब बाढ़ आ रही है और नदी में कूदो, इधर से उधर जाओ, तो अपना को कॉन्फिडेंस भी आता है, और कभी कोई घटना हो जाए तो डूबने वाले को भी बचा सकते हैं। इसमें तो अच्छी बात है ना, ये तो करना ही चाहिए हमारे लिए सब। आपके बचपन एक मित्र ने बताया कि जब सिनेमा देखने जाते थे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लाइन में खड़े होकर टिकट लें, दबंगते सीधा मैनेजर से जाके गला पकड़ के टिकट लेते थे। ये तो गलत है। ये उल्टा है। मैं हमेशा कॉलेज जीवन में स्टूडेंट लीडरशिप से प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, तो आमतौर पर हमारे समय में हम थोड़ा पिक्चरों को अवॉइड करते थे, क्योंकि उस कॉलेज के दौर में झगड़े बहुत होते थे, और झगड़े में
टाकीज में पिक्चर पूरे समय देखना ये भी एक चुनौती होती है, क्योंकि उसमें कई बार हमारे कई सारे लोगों के साथ घटनाएं हुई है। पर ये बात जैसे कि अच्छी पिक्चर आई तो देखना चाहिए, तो अब मेरे सब मैनेजर दोस्ती रहते, गला पकड़ के नहीं, वो प्रेम से बिठा के दिखाते थे। आप नौकरी नहीं करना चाहते थे, ये खुददारी थी और इसलिए आपके फादर ने दुकान खुलवा दी? मेरे आपसे सहमत हूँ। मेरे को लगता करीब करीब ये पूरे देश में ही हमारा कल्चर है। आज आप कभी कल्पना करो कि अकेले मध्य प्रदेश में नौकरी अगर देखा जाए तो 9 करोड़ के राज्य में 10 लाख नौकरी है। हमारे देश के अंदर भी सब प्रकार की फोर्स की सर्विस देख लो तो 40 लाख, 145 करोड़ का देश है। तो हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपनी खेती करो, पशुपालन करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, कई लोगों को काम दो। मेरे पिताजी ने भी, हम जैसे मैंने 11th पास की थी, उसके बाद तुरंत मुझे उन्होंने एक रेस्टोरेंट की होटल खुलवा दी। हमारे तीनों भाई थे, तो एक एक करके जैसे उनको लगता था कि अब तुम पढ़ो मत, लेकिन अपनी दुकान चला करके अपनी व्यवस्था आत्मनिर्भर बन जाओ। मैं उस आनंद के साथ सुबह से मैंने तो ये पकौड़े बनाना किससे सीखा आपने? जब आप दुकान खोलोगे तो आप भी सीख जाओगे। आप जब आप रेस्टोरेंट चलाते हो तो आपको मालूम है कि सुबह से अगर अपने को दुकान चलाना है, और कई बार उस्ताद बनाने वाला नहीं आया तो हमको आएगा तो दुकान चलेगी, नहीं तो दुकान तो बंद ही हो जाएगी। तो इसलिए सारी चीज़ों में एक दक्षता भी आती है। लेकिन समय के साथ, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में रेस्टोरेंट चलाई, जब मुझे लगा कि मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ, मुझे दिक्कत है, तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए, मैंने कहा मैं सुबह से दुकान शाम तक चलाऊँगा, तो मैं कॉलेज कब जाऊँगा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तुम्हारा कब टाइम है? तो उन्होंने कहा बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये भी तय है कि दुकान भी चलाना, तुम्हारे दुकान का स्वरूप बदल देता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम खाने की होटल खोल लो। खाने की होटल का फ़ायदा ये है कि 11 बजे से 3 बजे तक, शाम को 7 बजे से 10 बजे तक चलेगी, लेकिन दुकान जरूर चला। फिर मैंने BSc कर ली। फिर मैंने कहा मुझे अब थोड़ा सा और समय लग रहा, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद में ऑल इंडिया स्तर पे और स्टेट लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप कुछ और भी काम करो, लेकिन अपना व्यवसाय मत छोड़ना। और मुझे गर्व है कि पिताजी की वो सीख मुझे आज तक काम आई। हर स्थान पर मैं किसी भी जगह पे रहा हूँ, चाहे शिक्षा मंत्री बनाओ, विधायक बनाओ, टूरिज्म चेयरमैन रहा, UDA चेयरमैन रहा, मैं अपना व्यवसाय अपने परिवार का वो स्वच्छता के साथ गैर सरकारी आधार पर सदैव कराता रहा हूँ। ये मुझे इस बात का आनंद है। आपका ये यूथ का करियर देखता हूँ ना, तो आप सब कुछ करते थे, इसलिए घूम फिर के राजनीति पर आ जाते थे। करनी लीडरी है। तो ये सच है कि आपने अपनी बहन से राजनीति के गुर सीखे? ये बात सही है कि मेरे घर के अंदर मेरे से दीदी पहले, वो हालांकि ससुराल के बाद अपने घर से चुनाव लड़ी, वो 6 चुनाव लड़ चुकी नगर निगम के, तो मैं उनके बाद ही लड़ा हूँ। ये बात सही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के। लेकिन दीदी की विशेषता थी कि उनको किसी वार्ड से लड़ा दो, किसी भी सीट से लड़ा दो, वो हर जगह चुनाव जीत के आती। मुझे उनका एक गुण बहुत पसंद था, तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी लड़ाओ चुनाव जीत के आओ। और राजनीति का इतना शौक था कि शादी भी आपने राजनीतिक परिवार में की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार था, और हमारे प्रचारक माननीय बाबा साहब नातू, माननीय शालिग्राम जी तोमर, हमारे विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता किस प्रकार से चिंता करते हैं। तो चूँकि मैं दिन भर घर से निकल करके अपना अधिकांश समय बाहर और पार्टी के काम से लगता हूँ, तो हमारे प्रचारकों की इच्छा थी कि ये गृहस्थी ऐसी लाना पड़ेगी जो इस भाव को समझने वाला हो, ताकि दोनों को ये मालूम रहता कि घर से बाहर भी रहना पड़ता, नहीं तो रोज़ झगड़े होंगे घर में। मुझे गर्व है कि मुझे आज तक झगड़ा नहीं करना पड़ा, ये अच्छा फ़ायदा मिला। नहीं, अब तो घर में झगड़े के आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। आप अकेले रहते हैं मुख्यमंत्री निवास में, ना पत्नी ना बच्चे, कोई साथ में नहीं रहता है। मैं लगभग 8 साल उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा, 4 साल मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष रहा, फिर मैं 2013 से विधायक, और फिर 2020 से 2024 तक शिक्षा मंत्री, 23 तक। तो मेरे परिवार से मुझे सपोर्ट ज़रूर मिलता है शुरू से कि सरकारी पदों पे आप रहें, तो मुझे सरकारी बंगले में परिवार कभी आते नहीं है। उन्होंने कहा आपको पूरी छूट है, और ये तो माननीय मोदी जी का आदर्श है। उनके भाई भतीजे कौन रहते हैं, वो CM हाउस में भी नहीं रहते थे, आज भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी सहित ऐसे कई सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद रहता है कि कोई दायित्व हमको मिले तो पूरी शिद्दत से करने के लिए आपको समय चाहिए, और मुझे इस बात का गर्व है कि घर से सपोर्ट मिलता है।
मैं इस कारण अच्छा, से, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि आप अकेले रह रहे हैं वहाँ? मेरे ख्याल से आप आके पूछ सकते हो, कभी बुरा लगे। मैंने आपकी डिग्रियां देखी हैं, जी। लॉ की भी, बीए की भी, आपने डॉक्टरेट भी की। अब लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर राजनीति में आना था, नेतागिरी करनी थी, मुख्यमंत्री बनना था, तो इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी? तो पढ़े लिखे लोगों को नेतागिरी नहीं करना चाहिए। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहिए कि जो परिषद के समय से मुझे संस्कार थे कि पढ़ते पढ़ते अपनी जो जिस भी लाइन में जाना चाहे, और मैं एक नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा था। मैं जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तब मैंने पीजी एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, बाद में पीएचडी भी की। तो ये हमारे लिए पढ़ना, ये अपने मन के अपने अंदर के आत्मानुशासन के लिए भी और स्वांत सुखाय भी तो है। तो पढ़ कर के व्यक्ति अपने आप को भी दक्ष पाता है कई सारे मामलों में। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हमेशा पढ़ाई के मसले में आज भी मौका मिल जाए तो मुझे पढ़ने का जितना आनंद आता है वो दूसरी चीज़ में किसी में नहीं आता है। और लिखते भी आप? हाँ, लिखता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पुस्तकें लिखी है जिसमें जैसे उज्जैन का धार्मिक पर्यटन, अब टूरिज्म। एक किताब का नाम है क्रोध। किताब का नाम तो क्रोध नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि आत्मबोध है, जरूर है। मैं पुस्तकें थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी लिखता हूँ और एंशिएंट हिस्ट्री पे। ये लोग डरते भी होंगे, आप कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, तो पहलवान भी आपके पास काफी होंगे। मैं इसको तो कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात सही कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और मैं उस ध्येय पे विश्वास तो करता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करते हैं? जी धन्यवाद। मुझे काम तो कोई करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विनम्रता के साथ लोगों से संवाद करने में मज़ा आता है, और ज़िंदगी का हर पल मस्ती से जीने में विश्वास रखता हूँ। इसलिए ऐसी दुनिया में पता नहीं कि कहाँ तक लोग अपने साथ चलेंगे, लेकिन जहाँ तक चलेंगे मस्ती से चलने की आदत है। और वही परमात्मा की दया के छोटे से आदमी को, जिसके परिवार में कभी कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता है, और ऐसे व्यक्ति को नीचे से उठाकर पार्टी मुख्यमंत्री बना देती, मुझे इस बात का गर्व है। जो सवाल ले सकते हैं सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपका नाम डॉक्टर मोहन यादव है, सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपने किस सब्जेक्ट पे रिसर्च किया है? मैंने पॉलिटिकल साइंस से भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकार पे किया था, जो हमारी मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ओके सर, थैंक यू सर। और ये भी बता देता हूँ कि मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया कि आमतौर पर नेता जब पीएचडी करते हैं तो उन पे आरोप लगते हैं कि ये एक थीसिस किसी ने लिखा दी होगी, कुछ कर दी होगी। हमने कहा ऐसा विषय रखें कि जिसको नींद में भी पूछो तो बता दे कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार है, कब कब बनी, इसलिए ये भाजपा में जो मीडिया कर्मी हैं उनका क्या रोल था, इस पर भी आपने थीसिस लिखा है? जी, मुझे इस बात की खुशी आप है। छुपा रहे हैं ये बात? नहीं। मैंने मीडिया कर्मी का अनुशीलन पे लिखा था, और वो भाजपा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति दृष्टिकोण पर मीडिया कर्मी का अनुशीलन, वो करीब करीब जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर हमारी पार्टी के जितने फाउंडर मेंबर या बाद के भी लीडर रहे हैं, वो लिखने पढ़ने वाले रहे। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, तो ऐसे पढ़ने लिखने वाले जो हमारे दल की विशेषता है। तो मैं उस चीज़ इसलिए सवाल उठता है कि राहुल गांधी आजकल कहते हैं ना कि सारा मीडिया बीजेपी ने खरीद लिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरीद देखी तिन तैसी, उनको दिन रात चोरी चकारी के अलावा समझ में नहीं आता। चोरों को सारे नजर आते हैं। एक और सवाल है। मेरा सवाल आपसे है कि आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, कुश्ती ना हो तो यादव कैसा, ये आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? आपने जो देखा था, ये बात सही है कि एक सभा हो रही है और सभा में मेरा अपना भाषण चल रहा है। अब ये बात सही कि थोड़ा सा ये यादव समाज के या हमारे किसान परिवार बाकी समाज के लोग स्वस्थ तो रहते ही हैं, तो थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई परेशानी नहीं रहती। हमने कहा ये सब चलेगा, चलने दो अपनी तरफ। देखिए, आपने कहा था कि अगर कुश्ती ना हो तो यादव कैसा, और लाठी ना हो तो यादव कैसा। और ये अखिलेश यादव के इलाके में आप बोल रहे थे।
मैं लखनऊ में बोल रहा था। मुझे मालूम है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और मेरी सभा में ये विषय खड़ा हुआ था। तो अब ये तो होता ही है कि कोई ऐसा विषय आ जाए, तो अब ये तो छिपी हुई बात भी नहीं है कि अगर सक्षम लोग, समर्थ लोग, स्वस्थ लोग और ख़ास करके राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो मुझे इस बात का गर्व है कि हाँ, यादव लोग सब संभाल लेते, चिंता की कोई बात नहीं। सर, एक बार आप लोकसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ आए थे, तो कई मेरे दोस्तों से कहा सुनी हुई, उन्होंने वो दावा करते हैं मेरे कुछ यादव दोस्त कि आप नकली यादव हैं, अखिलेश यादव असली यादव हैं। तो सर, इस पे आप क्या कहेंगे? और थोड़ा आप बताएं कि मेरे दोस्तों तक बात पहुंच जाए, जो यादव दोस्त हैं, कि आप असली हैं कि नकली हैं? असली नकली कोई किसी के बोलने से होता है क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब अपने अपने परिवार के अमर पुत्र पुत्री हो, क्योंकि आपके पिताजी का वंश आपके माध्यम से आगे जा रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि हम अपनी अपनी धारा से सब असली लोग हैं, कोई नकली नहीं। मैंने सुना है आपको गाना गाने का बड़ा शौक है, तो आप इस अदालत में हमें गाना सुना दीजिए ना, प्लीज सर। अब मल्टी टैलेंटेड आप हैं, ये एक एक करके पता चल रहा है। कुछ राज मेरे पास है, कुछ जनता के पास है। देखिए, गाना तो कॉलेज वालेज के समय की बात अलग थी, अब हम तो राजनेता है, तो अब भाषण ही अच्छी चीज़ है, गाना थोड़ा कठिन जाएगा। लेकिन ये सही है कि हमारे अपने खास करके मनोविकास की दृष्टि से, शांत भाव में एकाग्रता की दृष्टि से सत्संग का, गाने का, इस सब का अपना महत्व है। तो मुझे थोड़ा भक्ति भावना की, ये त्यौहार जितने अच्छे से मनाते हैं उसका आनंद लेने की आदत है। ऐसा उससे ज़्यादा गाने वाने की थोड़ी कम आदत है। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। इतना भक्तिमय माहौल आपने कर दिया। हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मोहन यादव पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। अगर उनको सेना के ऊपर वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसके सबूत मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को डूब मरना चाहिए अगर वो ऐसी बात करें। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव पर आरोप है कि इनकी सरकार की डोर किसी और के हाथ में है। मोहन जी, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने उसी दिन कांग्रेस वालों ने कहा था कि ये जो मोहन यादव की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अब दिल्ली से चलेगी सरकार। देखिए, कांग्रेस की सरकारों की वो असलियत बता रहे थे। भाजपा में ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई ऊपर से डोर चला है। कांग्रेस के लिए ही ये कांग्रेस की आदत है। और मुझे ध्यान है उस समय अखिलेश यादव ने कहा था कि इनको तो बिहार और यूपी में यादवों के वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, थोड़े दिन है फिर चले जाएंगे। आपको ध्यान होगा कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की बात थी, लेकिन 2024 पूरा बीत गया। आज ही आपके समाचार पत्रों से मालूम पड़ रहा है
कि देश के सर्वाधिक अच्छे राज्यों में के सीएम में से हमारा 6ठा नंबर आया, तो बाकी बातें मुझे क्या बोलना है। लेकिन ये डायलॉग उन्हीं का था कि डोर किसी और के हाथ में है। मुझे तो नहीं मालूम वो कौन सा शोर आया आप तक डोर पहुंचाने वाला, मैंने तो नहीं सुना। ये बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि 2003 में जब आपका टिकट कटा था तो आपने कहा था हम तो बल्ब हैं, स्विच किसी और के हाथ में है जलाने बुझाने का। ये मेरी पार्टी का अनुशासन बताया था और हम लोगों की ट्रेनिंग यही है। आप उसके उदाहरण देख लीजिए। माननीय मोदी जी जब वो अपना पहली बार सीधे सीएम बने गुजरात के, उसके पहले कभी लोकसभा कभी विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता है कि उन्होंने जब सीएम बन के काम करा तो ऐसा काम करा कि गुजरात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और जब पीएम बने तो पीएम बनकर के देश दुनिया देख रही कि भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हम सबके लिए गर्व की। ये उसी का उदाहरण। लेकिन अब उदाहरण तो आप भी हैं, जिस तरह से आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, मैंने सुना कि आप खुद ही चौंक गए थे। मैंने आप ही ने मेरी बात का उत्तर दे दिया। हम तो बल्ब हैं, बटन दबाया तो चालू। हमको मालूम पड़ा कि हमारी टिकट किसी को लौटाना तो लौटा दी। उन्होंने कहा आपको सीएम बनना, तो हम भी बन गए, हमको क्या दिक्कत। तो किसने दबाया बटन? पार्टी ने दबाया। पार्टी तय करती है। पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता का विशेषता है कि पार्टी के अंदर हम हमारे बारे में निर्णय नहीं करते। हमारी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की योग्यता, क्षमता, काम करने के तरीके, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, उसके जीवन के आचरण की विभिन्न प्रकार की बातें बहुत सारे प्रकार से हमारे लोग देखते हैं, और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को यहाँ तक लाती है। मुझे इस बात का गर्व है। कुछ लोग कहते हैं कि जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका जी आपको राखी बांधती हैं, बड़ा आत्मीय संबंध है, इसका फायदा हुआ? देखिए, रक्षाबंधन तो हम पूरे प्रदेश से बंधवाते हैं। 10,000 राखी बंधवाता हूँ मैं तो अपने प्रदेश के अंदर। हर त्यौहार से सब बहनें, एक पत्नी को छोड़ के सारी बहनें ही हमारे अपने प्रदेश में। लेकिन वो तो पॉलिटिकल परिवार की है ना। माँ भी जबलपुर में चुनाव लड़ी थी कई बार। जिनकी पिताजी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हो, जिनकी माताजी चुनाव लड़ चुकी हो और लोकसभा भी लड़ी, राज्यसभा भी लड़ी, वो मंत्री भी रही, लेकिन मल्लिका जी खुद चुनाव नहीं लड़ी, तो इसका भी तो अर्थ निकलता है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर जो पद्धति है कि जिस कार्यकर्ता को जो जैसा काम दे दे उसको आनंद से करता, और मुझे गर्व है कि मुझे इस बात के लायक समझा कि मुझे सब प्रकार के काम दिए और मैं करके दिखा रहा हूँ। राजनीति के जो पंडित हैं उनका कहना है कि मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि ओबीसी समाज को प्रभावित किया जा सके। जिसकी देश जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कांग्रेस की दृष्टि है। वो अपने वोट बैंक के लिए जाति जाति में इस तरह से देखती है, जिसके कारण से हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है, समाज में बहुत सारी बातें खड़ी होती है। हाँ, हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से चलती है मोदी जी की। आप कहते हैं मोदी जी से चलती है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो 163 सीटें आपने जीती, प्रचंड बहुमत मिला, ये वोट चोरी करके आपने जीती हैं। अब राहुल गांधी जी को कौन समझाए? उनने तो कह दिया कि 20 साल से गुजरात में वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी, 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा चोरी कर रही है। अब वो भूल ही जाते कि 10 साल पहले तो उनकी सरकार थी, वो क्या सो रहे थे? वो कहाँ गए थे? जो बोल रहे हैं उनको खुद को होश नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 से 14 तक उनकी थी। सब राज्यों में अपने ढंग से चुनाव हो रहे थे, हर चुनाव को जीतना हारना है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कब समझेंगे कि उनके ऐसे बयानों से उनकी पार्टी और रसातल में जा रही है और गर्त में जा रही है। देखिए, आजकल बिहार में है वो वोट यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आयोग लोगों के वोट काट रहे हैं ताकि बीजेपी को जिताया जा सके। मुझे एक उनके कांग्रेस के बड़े नेता का स्टेटमेंट ध्यान में आ रहा है। उनने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि अगर हमारी पार्टी में राहुल गांधी जी को जो काम दे दो वो उस काम का बेड़ा कर करके ही मानते, वो मानते ही नहीं क्या होगा। अब 3 बार से लोकसभा लाने के सपना देख रहे, 3 बार से
क्या बुरी बनाई कांग्रेस की हालत। ये भी आंकड़ा बता रहे हैं कांग्रेस के ही नेता कि राहुल गांधी जी जिस राज्य में जिस दल के साथ आज सपोर्ट करने जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मान लो भाजपा नहीं जीती तो उस दल का आदमी जीत जाता है, लेकिन कांग्रेस और रसातल में चली जाती, कांग्रेस की तो बेंडी बच जाती। यही तो कारण बता रहे हैं कांग्रेस के चुनाव हारने का, रसातल में जाने का। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन ये मिलके कांग्रेस को हरा रहे हैं। देखिए, ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को अपोजिशन लीडर की पद की गरिमा का एहसास नहीं, वो क्या कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश भारत है, और हमारे लिए गर्व है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत का लोकतंत्र जिंदा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट सभी प्रकार के न्यायालयकरण से भारत का गौरव जिंदा है। भारत के इलेक्शन कमीशन के कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। और दुर्भाग्य के साथ अर्बन नक्सल मानसिकता के आधार पर राहुल गांधी इन सब पे प्रश्न उठाते हैं। ये हमें लिए सर्वाधिक शर्म की बात है, बहुत निंदाजनक बात है। अगर वो लोकतंत्र के पिलर्स पे प्रश्न उठा रहे हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं है, अगर उनको इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं है, अगर उनको सेना के ऊपर वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसके सबूत मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को डूब मरना चाहिए अगर वो ऐसी बात करें। लोकतंत्र में जनता की निगाह बहुत पारखी है। वो जो बोल रहे हैं जनता सारा हिसाब रख रही है। आगे पीछे राहुल गांधी जी को, उनकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा उनके इस व्यवहार के कारण से। जनता से एक जो सवाल ले सकते हैं। केजरीवाल जी का आरोप है कि मोदी सरकार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर केस तो बहुत लगे, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। मोदी सरकार और कांग्रेस के आपस में मिली हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? जिनने मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया वो कैसे दूसरों पे प्रश्न उठाएगा, ये वो तो केजरीवाल जी बता सकते। आज़ादी के बाद कोई ऐसा सीएम नहीं है एक्सेप्ट केजरीवाल। यहाँ तक कि लालू यादव जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, झारखंड के शिबू सोरेन जी, उसके और जितने भी आज तक देश के नेता है, कोई मंत्री है जिस किसी पे भी कोई एलिगेशन हुआ और उसको जेल जाने का मौका आया, उनने रिजाइन किया है। तो वो तो उन पे प्रश्न उठाने का उनको अधिकार ही नहीं, वो कैसे प्रश्न उठा रहे हैं? बिल्कुल। नहीं, उनका कहना है कि मेरे तो 5 मंत्रियों को और मुझे भी जेल में डाल दिया, मेरे खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं थे। लेकिन नेशनल हेल्थ केस में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत हैं, उनको तो मोदी जी जेल में नहीं डालते। अब मैं यही तो नहीं समझ पाता हूँ कि वो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ते दिल्ली में? उनको कौन ने बोला था ऐसा? जब उनको मालूम है कि वो सब अपराधी है, तो वो उनका दो मुहा रूप भी तो सामने आ रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पे चल रहा है और मुकदमा चल रहा है, वो बता दे कि मुकदमा खत्म हो गया। मुकदमा तो आज भी चल रहा है, लेकिन न्यायालय फैसला करेगी तभी तो। अब आप मेरे पे मुकदमा चला रहो, अभी मैं जज साहब को देख रहा हूँ, अब उनकी कृपा होगी तब तो बात बनेगी। ये तो मुकदमा तो चल ही रहा है। क्या सवाल ले सकते हैं पब्लिक से? हाँ। क्या आजकल समाज में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हाल ही में बिहार की एक सभा में मोदी जी और उनके माता जी को अपशब्द कहे गए? ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आपसे? आपने बिल्कुल मौजूद प्रश्न उठाया। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारी इस देश की संस्कृति तो ऐसी कभी नहीं है, बल्कि और उल्टा। हमारे यहाँ तो देश के दुश्मन भी अगर सेना से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं तो हम ससम्मान उसके शरीर को भी वापस पहुँचाने में गर्व करते हैं। और जो दिवंगत हो गई माननीय मोदी जी की माता जी, उनको कोई गाली बकता तो उसका दिमाग का दिवालियापन हो गया, ये पक्का है। उसके वो भारतीय संस्कृति को नहीं समझता। मैं कटु शब्दों में आप सबके माध्यम से भी निंदा करता हूं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं उनको माफ़ी मांगना पड़ेगी, माफ़ी मांगना भी चाहिए। उन्होंने तो आपसे पूछा है कि ऐसे लोगों का इलाज क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों का इलाज इलेक्शन कमीशन ने दिया, बटन दबाओ, भारत माता की जय, और क्या होना है। इलेक्शन आने वाला है बिहार का, बिहार की जनता के पास बटन दबाने के लिए पूरा चांस है। मैं इसको इस रूप में ही देखता हूँ कि हमारे यहाँ अतीत का एक 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का ही उदाहरण है। जब शिशुपाल ने 100 गलती का माफ़ी का बुआ जी को आश्वासन दिया था, और जैसे ही 99 के बाद 100वीं हुई और उंगली उठाई,
और उंगली उठाते भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आया और हमने सबने देखा कि 100 के बाद धड़ाम, आज के समय में इलेक्शन कमीशन वो सुदर्शन चक्र देता, आप बटन दबाओ, अपने आप काम बाकी सब हो जाएगा। लोकतंत्र में किसी को मारना नहीं पड़ता है, लोकतंत्र में पराजित करके ही सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है। और मुझे इस बात की पूरा भरोसा है, बिहार की जनता ऐसे गाली बकने वालों को माफ़ नहीं करेगी, ये पक्की बात। मोहन जी, बिहार में मुकाबला तो लालू यादव और तेजस्वी यादव से है, वो भी यदुवंशी हैं, उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे आप? मैं मेरी पार्टी का प्रचार करने जाऊँगा, सामने कौन है मुझे मालूम नहीं। हम तो महाभारत वाले लोग हैं, जो हमारे धर्म के वो हमको दिखेंगे, जो सामने वो सामने दिखेंगे। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मोहन यादव पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। नशे का नया सेंटर मध्य प्रदेश, भोपाल में जब्त की गई 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स। हमने कार्रवाई की तभी तो पकड़ में आया, हमने जाने थोड़ी दिया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव पर इल्जाम है कि ये उल्टे रास्ते पर चलते हैं। देखिए, आप उज्जैन से आते हैं, महाकाल की नगरी से। वहां लोग कहते हैं कि महाकाल के दरबार में कोई राजा रात को नहीं रुकता, शाम होते ही चले जाते हैं। ये महाकाल की नगरी है। आप मुख्यमंत्री बने, आपको समझाया भी गया, आप उल्टे रास्ते पर गए, उज्जैन में रात को रुके। देखिए, कभी कभी कई सारी बिना बात के मिथक चला देते हैं, झूठ बात चला देते हैं। अब आप बताइए, 1947 के बाद देश में कौन राजा है, एक भी बता दिए कोई राजा बचा है क्या आज तक? राजा तो राजतंत्र के समाप्ति के साथ ही खत्म हो गए। अब तो हम चुने हुए नेतागण हैं, तो पहले तो राजा नहीं है। दूसरी बात ये कि राजा, एक मिथक चल गया नगर निगम की सीमा के अंदर राजा रात नहीं रहेगा, तो बाबा महाकाल नगर निगम तक ही हो गए। ये कितनी झूठ बात है। अरे बाबा महाकाल की टेढ़ी दृष्टि होगी तो ब्रह्मांड में कोई बचेगा? दुनिया में कहीं बचेगा? और आखिरी बात, हमारे भगवान तो हमारे माता पिता तुल्य हैं, वो तो हमको आजीवन आनंद सुख और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। वो कब हमारे प्राण लेंगे? ये तो हमारी आयु परमात्मा के आधार पर अगर पूरी हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। और अगर भगवान का आशीर्वाद है तो कोई मार नहीं सकती है। हमें इस बात का गर्व है, यही तो सनातन संस्कृति है। आप सुबह सुबह जब उठते हैं, बाकी लोग तो व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, कोई आदमी देखता है सोशल मीडिया पर क्या आया है, कोई फेसबुक देखता है, कोई ट्विटर देखता है, आप बस मारती देखते हैं। देखिए, बाबा महाकाल की नगरी के भक्त हैं और भस्मारती से एक जीवन दृष्टि मिलती है। कभी आप भस्मारती देखने जाएंगे तो भस्मारती में लगभग 2 घंटे में भगवान के उस दरबार में भगवान की भस्मारती की शुरुआत आप देखें तो जल से शुरू करके जल से ही आपके सामने समापन होता है। अर्थात जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा भस्मारती के माध्यम से दिखाई जाती है। तो हर एक व्यक्ति का, जिसका जन्म हुआ, उसको मरना है, लेकिन मरने और जीने के बीच जो परमात्मा ने समय अच्छे से अच्छा दिया है, उस समय का सदुपयोग कर ले, यही भस्मारती है। और मैं परमात्मा की दया से वो काम करता हूँ कि आज का दिन खूब आनंद से बीते, कल का कल देखेंगे, इसलिए इस भाव में। और आप ये भी कहते हैं आज के ज़माने में लोगों से कि अगर समय देखना है तो उज्जैन की घड़ी का समय देखो, विक्रमादित्य की घड़ी में समय देखो, ये जीएमटी वगैरह कुछ नहीं है। देखिए, ये काल की नगरी अर्थात महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी अर्थात समय की नगरी। मैं इसको थोड़ा साइंटिफिक भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये 300 साल पहले तक दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम भारत से माना जाता है। उज्जैन मतलब केवल उज्जैन नहीं है, उज्जैन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए है। तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन से होता था। और इसको 300 साल पहले 50 साल तक फ्रांस की राजधानी पेरिस, जब वो फ्रांसीसी लोगों का समय आया तो वो पेरिस से समय स्टैंडर्ड टाइम बताते थे। आज
250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो वो ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम बताते हैं। तो ये जो ग्रीनविच के माध्यम से रात को 12 बजे दिन बदलना है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये वो पैमाना जिस आधार पर उनने अपने, जब उनकी पूरे दुनिया में सत्ता थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड टाइम तय कर दिया। ये सही बात है कि आज़ादी के साथ ही ऐसे कई सारे विषयों पे बहस होना चाहिए, विचार बनना चाहिए, सबकी बात आना चाहिए। तो इस मामले में मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस पे हमारी IIT इंदौर और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, फिजिक्स के सारी स्टेट के अलग अलग विद्यार्थी, और केवल हमारे प्रदेश के नहीं, हमारे देश के नहीं, आसपास के भी कई सारे देशों की मान्यता है कि ग्रीनविच का टाइम के बजाय इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम होगा, और उस पर वो सारे लोग लगे हैं। आज नहीं तो कल जरूर ये होगा, ये पक्की बात है। मोहन जी, आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल फोन रहता है, दुनिया के किसी भी कोने का टाइम कोई कभी भी देख सकता है। लेकिन सूर्य तो चाहे जब नहीं निकलेगा ना, आप उसमें ये भी पता होता है कि इस समय सूर्य निकला है, इसमें वहाँ चंद्रमा चमक रहा है, सब कुछ तो सामने है। इसमें फर्क है। रात को 12 बजे कोई दिनचर्या चालू करता है क्या? आप बता दो अपने में से रात को 12 बजे दिन, अभी हम में से ज़्यादातर लोग 12 बजे ही शुरू करते हैं। नहीं, वो मजबूरी है। मैं इसमें भी मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो रख दूंगा ना। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि सूर्योदय के समय का जो दिन बदलने का अपना पद्धति है, आज नहीं तो कल मनाएंगे आनंद, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात सही है कि वो दृष्टि भी देना पड़ेगी जिसके आधार पर भारतीय मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना होना चाहिए। देखिए, हमेशा महाकाल की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, लेकिन अब लोगों ने देखा उसी महाकाल के परिसर में तूफान आया, भगवान की मूर्तियां धाराशायी हो गई। बाबा महाकाल के महालोक के समय में प्रारंभ में मूर्तियों को जो बनाया गया था वो हमारी एक तरह से गैर पत्थर की मूर्तियां थी। तो चूँकि समय की कमी के कारण से उसको एक जैसे प्लास्टिक टाइप की मूर्ति बनाई गई थी। लेकिन वो चूँकि एक हमारा मॉडल बनाना था कि भगवान शिव का परिवार बताना है, बाबा महाकाल के साथ उनके भगवान गणेश की विभिन्न लीलाएं, उनकी बात आना चाहिए, माता पार्वती की आना चाहिए, कार्तिकेय की आना चाहिए। भगवान शिव के 2 विवाह हुए हैं, एक पहला विवाह माता सती से, दूसरा पार्वती से। तो वो सारा भगवान शिव का परिवार दिखाने के सारे प्रतिमा बना करके वो महाकाल के महालोक का लोकार्पण कराया। लेकिन ये बात भी सही है कि वो प्रतिमाएं हमारे यहाँ जब भी मंदिरों में बनती है वो ठोस पत्थर की या हमारी धातुओं की बनती है। उस दरमियान ऐसा आंधी तूफान आया कि जिसमें हम जैसे कभी कभी भारी भूकंप आता है तो खुले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम गर्व है कि हमने सारी प्रतिमा बदल करके ठोस पत्थर की बनाने का प्रयास करें। अब ये झंझट ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें कर। आप मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं और उनकी बहुत चर्चा होती है। अब मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना चाहता हूँ, दूध की नदियाँ बहें ऐसा बनाना चाहता हूँ, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश को शराब का सेंटर बना दिया। आपने तो महिलाओं को शराब ही बना दिया, सबसे ज़्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। ये जिसने भी कहा है वो कांग्रेस के नेता हैं। अब मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहूँगा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बहनों को टंच माल कहते थे, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई। आंकड़े बता रहा है कि माता बहनें कोई शराब नहीं पीती है, ये तो उनकी रात को नहीं उतरी थी इसलिए वो बोल गए, उनको और कुछ बने था। ये उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि नशे का नया सेंटर मध्य प्रदेश, भोपाल में जब्त की गई 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स, जगदीशपुर में नशे की फैक्ट्री 92 करोड़ की ड्रग्स पर जब्त, और भोपाल में राजधानी एक्सप्रेस से पकड़ा गया 24 करोड़ का विदेशी गांजा। तो ये मेरे से ज़्यादा तो आप ही बता रहे हो कि हमने कार्रवाई की तभी तो पकड़ में आया, हमने जाने थोड़ी दिया। हमारे द्वारा एक्शन के आधार पर पुलिस ने तत्परता के साथ देश का मध्य प्रदेश, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं से भी कोई ऐसा अवैध पदार्थ जाएगा,
हमारी पुलिस पकड़ती है दक्षता के साथ, हमें इस बात का गर्व है। और इसीलिए पहले कांग्रेस के समय नहीं पकड़ती थी, क्योंकि वो उनके क्या मालूम कैसे तरीके थे। लेकिन हमारे यहाँ तो न केवल पकड़ते हैं, बल्कि पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं। आपके चैनल ने कई बार दिखाया कि हमने बड़ी बड़ी हवेलियां ध्वस्त कर दी, तो उसका कारण ही है अवैध काम करने वाला कितना बड़े से बड़ा भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं, ये पक्की बात है, इसको हमको मालूम है। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी है, शराब की तादाद बढ़ी है? देखिए, समाचार पत्रों में आंकड़ा आ गया कि भारत में एकमात्र राज्य है जहां 19 नगरों में शराबबंदी करके हमने हमारी प्रतिबद्धता बताई है कि हाँ, हम शराबबंदी या शराब के सेवन को कम से कम करना चाहते हैं अपने राज्य के अंदर, इसको बढ़ावा नहीं देने वाले। मुझे इस बात का गर्व है। विरोधी दल के नेताओं की एक शिकायत ये भी है कि आपने अपने बेटे की शादी चुपचाप कर दी, कंजूसी से बिना खर्च किए, पार्टी भी नहीं दी उन्हें। हम जितने बड़े पद पे पहुंच जाएं, हमको हमारे एक एक कार्यक्रम से, एक एक काम से समाज में संदेश देने की आवश्यकता है। बड़ा आदमी ज़्यादा दिखावा करता है, बड़ी शादी करता है, तो गरीब आदमी को मजबूरी में करना पड़ेगी, वो कर्जे में डूब जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो विवाह तो होना चाहिए, लेकिन दिखावा क्यों करना चाहिए, इससे बचने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन 50-50 लोग मिलकर भी शादी कर सकते हैं, तो उस आधार पर हमने अपने बेटे की शादी की। देखिए, ये तो उल्टा रास्ता है ना। नॉर्मली जब मुख्यमंत्री के बेटे की शादी होती है तो लाखों लोगों को बुलाया जाता है, सबको भोजन कराया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री का बेटा है इसलिए लाखों लोगों को भोजन कराए, ये तो गलत बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई इस तरह के जो एक लेवल के लोग रहते हैं, उनको सादगी का संदेश देने का इससे अच्छा मौका नहीं है। मैं तो विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक दिखावा नहीं करे, यही संदेश जाना चाहिए देश में। आपने पुष्कर के घाट पर शादी की, वहाँ एक तस्वीर लोगों ने देखी, आपकी पत्नी सीमा यादव ने अपने पति मोहन यादव के चरण धोए। ये मेरी संस्कृति है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे लिए माता बहनों का जीवन वाकई अलौकिक है। खास करके बहनों का विवाह के बाद का भी जीवन, वो अपनी शादी के पहले माता पिता सहित उस परिवार की लाडली बेटी होती है, तो उस परिवार के एक एक सदस्य के प्रति वो प्रेम स्नेह रखती है। और जैसे ही विवाह करके वो ससुराल में आती है, तो ज़िंदगी में उसका वापस दूसरा जन्म होता है, दूसरे माँ बाप मिलते हैं, पति मिलते हैं, लेकिन वो अपने आप को इन सबके जीवन के मंगल कामना करते हुए पूरा जीवन बिताती है। सारे प्रकार से मैं उन बहनों को प्रणाम करता हूँ, उनके उस भाव को प्रणाम करता हूँ। और उसके लिए मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ पत्नी का भाव ये कि जैसे ही 7 फेरे हुए, तो ऐसे में वो पति को परमेश्वर भगवान के बराबर मानती है। तो ये वो दिखावा नहीं रहता, ये उनके संस्कार। तो पति भी कुछ मानता है उनको? क्यों नहीं मानता है, तभी तो दोनों की बात बनती है। हमारे यहाँ इसलिए 1 जन्म नहीं, 7 जन्म तक की कल्पना की गई कि 7 जन्म तक, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, अगले जन्म में भी पति मिले तो वही मिले, ये भाव बहनों का रहता है। और पत्नी के लिए भी पति का भाव यही होना चाहिए कि दोनों की निभे, ऐसी निभे। इसीलिए हमारे देवी देवता भी, अगर राम जी याद करो तो सीता जी याद नहीं करो तो बात आधी रह जाती है, राधा जी याद नहीं करो तो कन्हैया आधे रह जाते हैं, अगर पार्वती मैया नहीं बोलो तो नमक पार्वती पते हर हर महादेव, बात ही पूरी नहीं होती है। ये हमें गर्व है, हमारे देवी देवता भी यही संस्कार देते हैं इस बात का। लेकिन कन्हैया को लेकर भी आपकी शिकायत है, भगवान कृष्ण को माखन चोर मत कहो। वो एक प्रसंग था, मैंने एक जगह केवल कृष्ण भगवान की जीवन की लीलाओं में बोल दिया। ऐसा कोई मेरा इस बात का, ना मैं कोई धर्म का पंडित हूँ, ना मैं इतना जानकार हूँ, ना मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए। मैंने कहा कि भगवान का वो थोड़ा सा मन में आया कि भाई कंस मेरी अगर माखन खा के मजबूत हो रहा है, तो एक पक्ष ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने उल्लेख किया है कि किसी ने लिखा है और हमने पढ़ा भी, तो वो बाकी उस बात पे ज़्यादा। अब तो मोदी जी ने भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र किया है। भारत को जो एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा वो सुदर्शन चक्र की तरह होगा। बिल्कुल सही बात किया कि हमारे लिए अतीत के काल में भी भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हुई है, उसमें हमारी सरकार ने तय किया कि जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, वही सांदीपनि आश्रम उज्जैन का महत्व है, जहाँ भगवान कृष्ण पढ़ने आए।
वही परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाओ का महत्व है, जहाँ भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र स्वयं परशुराम जी ने दिया है। तो सुदर्शन चक्र की महिमा तो 5000 साल पहले से दुनिया ने देखी, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुदर्शन चक्र से पूरा भारत सुरक्षित रहेगा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये तो सौभाग्य की बात। उन्होंने कहा 2 मोहन का जिक्र कर रहा हूं, एक मोहन जिन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और दूसरा मोहन जिन्होंने चरखा चलाया। वो तीसरे मोहन को भूल गए जो मध्य प्रदेश में है। आप मोदी जी किसी को नहीं भूलते हैं, लेकिन ये बात भी सही है, मोदी जी सच्चा अर्थ में वो खुद मोहन है, क्योंकि उनका मोहन का संधि विच्छेद आप करो तो इसका अर्थ मिल जाएगा। मोहन किसको कहते हैं? मनमोहन को। और सबसे ज्यादा तो चर्चा मनमोहन की। और जिसको किसी से मोह ना हो वो मोहन है, और मोदी जी ऐसे हैं जिनको अपने काम से लगातार लोगों को लेके चलने का भाव है। उनका व्यक्तिगत कोई मोह नहीं है, ये उनके काम की पराकाष्ठा। आइए जनता में से 1-2 सवाल ले सकते हैं। आपकी कई सारी रील्स सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती हैं और आप बहुत ट्रेंडिंग भी करते हैं, तो आपको इसका शौक है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने ऐसा कोई सोचा भी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा होती है कचौरी खाना तो सड़क पे खड़ा लेते हैं, कोई भले मुख्यमंत्री हो तो क्या हो गया, ऐसे में कोई शूट करके दिखा दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमको अपनी ज़िंदगी में भले ही मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कुछ भी काम करें, हम अपने जीवन में सामान्य से सामान्य बने रहें, इस भाव को लेकर के कभी कभी इस तरह की चीज़ें दूसरों से वो थोड़ा हट के हो जाती है, लोगों को लोकप्रिय कर देती है। मेरा कोई ऐसा मन नहीं होता कि मेरी ये पिक्चर या ये वीडियो आना चाहिए, रील इसलिए पूछते हैं क्योंकि आज के ज़माने में रील्स का बहुत प्रचलन है और जगह जगह लोग रील्स बनाते हैं। तो आप भुट्टा खा रहे हैं या चाय बना रहे हैं या पकौड़े तल रहे हैं तो उसकी रील्स काफ़ी पॉपुलर होती हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि वो मेरे अपनी मस्ती के लिए, और जैसे क्या होता है कि हम अपने छोटे से छोटे लोगों के पास भी उसके साथ कुछ समय का अगर सुख दे सकते हैं तो हमको जाना के आनंद लेना चाहिए। अब मैं जैसे पचमढ़ी से निकल रहा हूँ, और पचमढ़ी से निकलने के बाद आम का सीजन है, और हमारी बहनें ऐसे अपना छोटी छोटी डलिया में आम लेकर के बेच रही है। तो हम अगर वहाँ खड़े होकर थोड़ा आम उनके साथ खा लें, बच्चे अगर उनके साथ बैठे उनसे पूछ ले आप बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए, तो ये करना मुझे अच्छा लगता है। तो उस भाव को लेकर के हम जाते हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा हुई वो एक मुस्लिम महिला का बच्चा आप गोद में लेते हैं और वो आपकी सेल्फी खिंचाए, तो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को और फिर आपका रिएक्शन चाहूँगा। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। ये बात सही है, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमारे द्वारा हमारे परिवार में भी और ये संस्कार है कि हमारे पास हमारी सभी बहनें हैं, वो हिंदू है, मुस्लिम है, हजारों बहनों से मैं राखी बंधवाता हूँ। ऐसे में आपको वो प्रमाण दिख रहा है कि भाई अगर अपने भानेज को हाथ में ले रहा है तो बहन को कोई पर्दा नहीं, वो अपना खूब आराम से अपने साथ निश्चिंता के साथ बहन के रूप में दिख रही है। मुझे गर्व है आज के समय में ऐसे जिनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या रहता, उनको ये जवाब अपने आप मिल रहा है कि राज्य में एक राज्य का नेतृत्व करता एक आम नागरिक, आम मुस्लिम बहन के साथ भी कितना उसको अपने भाई का प्रेम मिल रहा है कि वो बच्चा मेरे पास आ रही है और पति भी उनके साथ में, हमारे एक तरह से जीजा जी मान लें, वो खुद भी साथ थे। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बहुत सारे सवाल मेरे पास में है, मैं आपसे पूछूंगा। एक ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मोहन यादव पर इल्जाम और सवाल का एक और। अच्छा, मोहम्मदपुर का नाम मोहनपुर करने के पीछे क्या भावना है? मोहनपुर नहीं है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव पर आरोप है कि ये बांटने की राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आपने प्रदेश को हिंदू मुसलमान में बांटा है। पहले दिन पहला आदेश आपने दिया था लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए, मैं राज्य का मुख्यमंत्री अगर हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये आवाज़ की डेसिबल की मात्रा इतनी प्रकार से इतनी होना चाहिए, मैं उसका पालन अक्षर से मध्य प्रदेश में करा रहा हूँ, तो क्या गलत करा रहा हूँ? मेरे द्वारा ये कानून नहीं बनाया गया, ये कानून बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, तो स्वाभाविक रूप से वो दायित्व तो मेरा है कि उसको लागू कैसे करूँ। और केवल लाउड स्पीकर नहीं, हमने डीजे को भी बैन किया है। डीजे की आवाज़ से कई सारे प्रकार से उसकी जो स्पीड बढ़ती है, हम देखते कई छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, समान रूप से हमने कहा कि हर हालत में साउंड की लिमिट इतनी रहेगी और उसका पालन कराया। मुझे इस बात का गर्व है। अच्छा, इस बात में भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं है कि आपने ऑफिस पहुंचकर पहला आदेश जारी किया कि मांस और मच्छी की दुकानें बिना परमिशन के नहीं चल सकती? ये सीधा जो मुस्लिम दुकानदार थे उनके कारोबार पर हमला था। तिरछा देखे दुनिया, उसको दुनिया तिरछी नजर आए तो मैं क्या करूं उसमें? मैं देख रहा हूं कि अगर खुले में फूड सेफ्टी कानून कहता है कि खुले में ये सब रखोगे तो कहीं की जान पे बनाएगी, तो हमने कहा भाई इसको जरा जो नियम है, अब जो खाए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको जिसको खाना खिलाना है वो छिपा के रखे, आराम से जो सुरक्षा के प्रबंधन करे, उसके बाद वो लेना ले जाए, जो करना करे। सामने क्यों दिखा रहा सबको? अब हमारे कई सारे लोगों को सावन का महीना इस सामने अच्छा नहीं लगता है, तो जो नियम है उसका पालन कराना मेरा काम है और उसको मैंने सख्ती के साथ लागू कराया। इसमें कोई दूसरी भावना नहीं है। अच्छा, मोहम्मदपुर का नाम मोहनपुर करने के पीछे क्या भावना है? मोहनपुर नहीं है। मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है। जैसे मेरा संयोग से नाम हो सकता है, लेकिन जिस आप मोहम्मदपुर की बात कर रहे हैं, जिस गांव में कोई एक भी मोहम्मद नहीं है और हमारे यहाँ कानून है, वो गांव के लोग लिख के दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मोहन मुरली वाले का मंदिर है तो इसको मोहनपुर करा जाए, तो मैं अपने उस कानून का पालन कर रहा हूँ, उसमें भी मैं अपराधी। ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही। देखिए, आप बात भी ऐसी कहते हैं ना, आपने कहा कि मौलाना गांव का नाम लिखने में मेरा पेन कांपता है। एक गांव का नाम मौलाना, वो पूरा हिंदू गांव, एक भी उसमें कोई मुस्लिम समाज का भाई बहन नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये मौलाना नाम बदल दिया जाए। तो अब मुझे उसकी पोस्ट करने के लिए जब चिट्ठी लिख रहा हूँ तो मैं मौलाना लिखूंगा तो मेरे भी समझ में आएगा कि एक भी मौलाना तो लिखूँ कैसे, ये तो बताओ मेरे को। मेरे मन में भी तो आएगा कोई तो मौलाना होना चाहिए एक भी। तो गांव में मौलाना एक भी नहीं, और गांव का नाम मौलाना, तो स्वाभाविक रूप से पेन अटकेगा। उसमें कोई गलत बात हो तो बताओ। देखिए, लोग याद दिलाते हैं कि मोहन यादव की ये जो भावना है ये पुरानी है। 8 साल पहले 2017 में आप भूटान गए, आपने क्या ट्वीट किया? भूटान बहुत सुंदर देश है, 7 लाख की आबादी है, शिक्षित और संस्कारित लोग हैं, शादी के बाद घर जवाई बनने की प्रथा है। फिर आपने लिखा भूटान मुस्लिम, गरीबी, अपराध विहीन देश। मतलब मुस्लिम विहीन होगा तो अपराध विहीन हो जाएगा। नहीं, दोनों ये सब में काम में लगे, आपने देखे नहीं, मैं भी क्या करूं, उसमें अलग अलग आइटम है, लेकिन ये जानकारी के लिए आप सबको एक सेंटेंस में मत लाइए। मैं इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, जो मुस्लिम बहुल कंट्री, अभी मैं सऊदी अरब गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो मैंने तो ये उल्लेख किया कि ऐसे भी कई देश है जहाँ पर मैंने ये भी नहीं लिखा कि कोई उसमें अपने हिंदू देखा होगा। वो बौद्ध देश है तो बौद्ध भी तो हो सकता है।
आप, मैंने फिर निवेदन किया कि आप इस भाव में क्यों ला रहे हैं कि मुझे इस तरह से 2 तरह से हिस्से में बांटे। मेरे राज्य में मैं इस तरह की भाव नहीं रखता हूँ, लेकिन जो होता वो साफ के भी देता, मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। जो अपनी आदत है वो साफ। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश को मुस्लिम विहीन करना चाहते हैं, और उदाहरण देते हैं, बुलडोजर एक्शन होता है, हाजी शहजाद अली की करोड़ों की प्रॉपर्टी गिरा दी और उसको आपने नोटिस भी नहीं दिया। देखिए, ये गलत बात है। अगर कोई अपराध कर रहा है और अपराध करने के साथ साथ अपने अवैध साम्राज्य खड़े कर रहा है और अवैध साम्राज्य भी सरकारी भूमि पे कर रहा है, तो राज्य का मुखिया क्या करेगा? अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी लैंड पे तो होना चाहिए ना। तो हमने कोर्ट के सामने निर्देश दिए और कोर्ट ने कहा कि हाँ ये अवैध है, इसको ध्वस्त कर दो, तो मैं कैसे बचा सकता हूँ उसको? उसको तो टूटना ही था, वो टूटेगी भी सही। देखिए, जिस समय एक्शन हुआ, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने कहा कि ये बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा। मैं भी सहमत हूँ, बुलडोजर न्याय का कोई पद्धति नहीं है। ये बात सही है कि बुलडोजर में हमारे द्वारा मन मर्जी से कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए जो किसी को परेशान करे। लेकिन अगर ये लगा कि हाँ ये न्यायालय से परमिशन के बाद ये अवैध निर्माण है अगर, तो फिर दुनिया की कोई ताकत बुलडोजर को रोक भी नहीं सकती, ये भी पक्का है। देखिए, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर न्याय नहीं, हर थोड़े दिन में एग्जाम्पल आते हैं। अभी रिसेंटली आया मछली परिवार का 3 मंजिला मकान, आप ही के बुलडोजर तो गिराया। हमने बाकायदा नोटिस दिया, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये अवैध है, तो फिर तो तोड़ना पड़ेगा ना। फिर मछली हो कि मगर हो, कोई भी हो, सब ठिकाने लगे। आप तो ये भी कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश से लव जिहाद को मिटा दूंगा। देखो, कोई भी जिहाद हमेशा नुकसानदायक है। जिहाद शब्द का अर्थ ही गलत है, इसीलिए लव जिहाद वालों के खिलाफ भी हमारी सरकार उस विनम्र भाव के साथ ही कि किसी भी अबोध बच्चियों को ले जा करके उनको जाल में फंसाना और बाद में उनकी ज़िंदगी नर्क कर देना, ये हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इस प्रकार इस बात को लेकर के अखिलेश यादव कई बार कमेंट करते हैं, वो कहते हैं मोहन यादव को इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। वो कभी बात करेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि गलत क्या है और सही क्या। अच्छा नहीं लगा ना, उनको मालूम नहीं होगी इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। नहीं, आपकी पार्टी के लोग उनको नमाजवादी कहने लगे हैं आजकल। मेरे द्वारा तो नहीं, मैं तो इस बात के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई कानून तोड़ता है और कानून के नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश सरकार सदैव कानून के साथ खड़ी रहेगी, ये पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आपने कहा कि एक एक आवाज़ छाती में गोली की तरह लगती है। आपने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। मैंने तो अपनी बात कही है कि आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हमारे हर धर्म के लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, तो हिंदुओं को क्यों नहीं होना चाहिए और इसको किसी धर्म वालों को बुरा क्यों लगना चाहिए? मैं वोट की राजनीति के आधार पर ये विभाजन बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इस बात को रखता हूँ कि हाँ, जब सब धर्मों को अपने अपने धर्म के पालन का अधिकार है, तो हिंदुओं के भी हित सुरक्षित है, उनके कौन हित को छीन सकता है? इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, तो मध्य प्रदेश में मुसलमानों के हित भी सुरक्षित है, उनको कोई नहीं छीन सकता। मैंने पहले ही कहा कि जो इस देश और प्रदेश के साथ सारे कानून कायदे और धर्म के साथ चलते हैं, उस सभी धर्मों की छूट हमारे राज्य में है। किसी को धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करे, ये भी जरूरी है। इसलिए परस्पर ये एक दूसरे की संबंधों पे निर्भर करता है। सरकार तो समान रूप से अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करती है। आप अपनी पार्टी और अपने बारे में अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? जियो और जीने दो। जी, आप बोल रहे हैं ना कि अजान के वक्त डेसिबल्स की कोई वो है, तो कावड़ यात्रा में इतनी आवाज़ें आती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने ये कहा ही नहीं कि अजान के समय मुझे आपत्ति है। मैं ये कभी नहीं करने वाला हूँ।
लाउड स्पीकर की मैंने ये कहा कि लाउड स्पीकर और डीजे, इनकी सबकी एक जैसी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जी। ये धर्म के साथ नहीं जोड़ा है। ये तो जिनकी भावना जैसी है, जैसे कांग्रेस के लोग हैं, उनके मन में ये आता मैं कांग्रेस के लिए क्या कर सकता हूँ। हमने ये समान रूप से देखा कि हर धर्म के लिए हर कानून बराबरी से पालन करना चाहिए, इसलिए ये कभी मैंने अंतर नहीं किया, ना मैं करूँगा इस मामले। जो बीजेपी जो ये कर रही है, राजनीति कर रही है, वो सांप्रदायिक कर रही है, धर्म के नाम पे कर रही है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब समाज को लेकर के चलना चाहिए, हर वर्ग को लेकर के चलना चाहिए। इस पे एज अ ओबीसी, एज ए यादव, आप क्या समझते हैं? आप बताइए, भगवान राम के मंदिर के मसले पर कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, और भगवान राम के मसलों को लेकर कितनी बार देश भर में तमाम घटनाएं हुई। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। माननीय मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देश भर में लागू कराया। बताइए पूरे देश में कहाँ कुछ घटना हुई? देश तो वही है। तो हमारी सरकार ये इस प्रकार से काम करती, हम कभी उसको हिंदू मुस्लिम से नहीं देखते, कभी हिंदू मुस्लिम से नहीं देखते। आप और आगे बताइए, हमको मालूम है आप ईरान, इराक, सऊदी अरब, अधिकांश मुस्लिम कंट्री में 3 तलाक को लेकर के कभी भी ऐसी बहनों के साथ नौबत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है, केवल वोट बैंक के कारण से। हमारी बहनें, आज बताइए, मेरी अगर बहन विवाह करके घर जा रही है और 1-2 साल बाद 1 बच्चा 2 बच्चा उसका हो गया, और वो कहेंगे तलाक तलाक तलाक, तो वो बेचारी बेटी का क्या जाएगा, उसका क्या होगा? उसकी ज़िंदगी तो नर्क हो जाएगी। मुझे गर्व है सुप्रीम कोर्ट के 40 साल पुराने निर्णय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। मेरा ननिहाल भी रीवा में और आपका ससुराल भी रीवा में है, तो मध्य प्रदेश में जैसे कि रीवा के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और उज्जैन से आप विधायक भी हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट है। तो क्या इसी प्रकार से डेवलपमेंट और भी अनेक या अलग अलग जिलों में भी डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर कि असल में आप वो क्या पूछ देख रहे रहे हैं हैं कि अपने यहाँ और ससुराल में करेंगे, बाकी जगह भी कुछ करेंगे? ये तो वो भी जानते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे द्वारा लगातार विकास के कामों को चलाया जा रहा है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार रीवा में भी हुई, जबलपुर में हुई, सागर में, ग्वालियर में, रीवा में, नर्मदापुरम, यहाँ तक कि शहडोल जैसे स्थान पर भी हुई। आपके आईटी पार्क की शुरुआत हमारे द्वारा हुई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक, जैसे आपको आंकड़ा देना चाहूँगा, 1956 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज बने थे। मुझे गर्व है 1 साल में हमने 5 मेडिकल कॉलेज का माननीय मोदी जी के माध्यम से लोकार्पण कराया। तो ये डेवलपमेंट की गति है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मोदी जी का नाम मोदी जी है और ऐसे 2 सीएम चुने हैं, जैसे मेरे उड़ीसा के सीएम है मोहन माझी और आपका नाम है मोहन यादव, और मेरा उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष अभी चुने गए हैं, वो उनका नाम है मनमोहन सामल। इसका राज क्या है? वो पूछ रहे कि ये ढूंढ ढूंढ के मोहन को मुख्यमंत्री बना रहे हैं क्या? देखिए, अब ये तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पक्की बात है कि भगवान कृष्ण के नाम को घर घर लोग वापर रहे, और मेरे माता पिता ने उसका सम्मान किया, मुझे तो अच्छा लगे। मोहन जी, हमने आपसे आपके जीवन पर, आपके काम पर, आपकी नीतियों पर सारे सवाल पूछे, और आपने किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की, सबका मुस्कुरा कर जवाब दिया। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज केजी सुरेश का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज केजी सुरेश के फैसले का। मोहन जी, आप भले पिताजी के इच्छानुसार पहलवान नहीं बने, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में आपने कई दिग्गजों को परास्त किया। आपने रजत जी के कई सवालों का संतोषजनक उत्तर दिया। आप देश के
सर्वाधिक शिक्षित राजनेताओं में हैं। आप युवा हैं, आपके हंसते हुए चेहरे से सारा देश परिचित है। आपने शिक्षा मंत्री रहते भी कई नवाचार किए हैं, कुलपति को कुलगुरु बनाया और मेडिकल समेत कई तकनीकी विषयों में पाठ्य पुस्तकों को आपने हिंदी में उपलब्ध कराए। लेकिन आपके उपलब्धियों के तुलना में आपके वक्तव्य ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। आपको इस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप इसी प्रकार हंसते हंसाते रहें, जिएं और जीने दें। आपको ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्वास के साथ कि मोहन यादव इसी तरह से मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहेंगे, आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।